एक ज़मीन का सर्वे करवाने के लिए उस ज़मीन का कौन कौन सा पेपर होना ज़रूरी है? रैयत के पास उस ज़मीन का केवाला हो, रसीद हो या फिर खतियान हो, कुछ भी डॉक्यूमेंट ये सब में होगा तो वो चलेगा। कि इस प्रपत्र संख्या 2 में अगर आपके पास केवाला रसीद है तो आप प्रपत्र संख्या 2 भरेंगे। लेकिन अगर आपके पास खतियान है, वंशावली है, तो आप प्रपत्र संख्या 3(1) भरेंगे। तो वंशावली जो है वो ऐसे बनता है कि अभी जैसे परदादा हो गए, फिर दादाजी हो गए, फिर पिताजी हो गए, फिर हम लोग हो गए, इस तरह से हो गए। तो जो अभी जीवित हैं बस वहीं तक वंशावली बनता है। अगर आपके पिताजी जीवित हैं तो वंशावली वहीं तक बनेगा, आपके नीचे नहीं जाएगा। पिताजी डेथ कर गए हैं तो फिर आपके नाम पे बनेगा। दाखिल खारिज नहीं है तो केवाला या खतियान से भी काम चल जाएगा। ज़मीन का सर्वे करवाने के लिए जो लोग शहर में हैं उनको गांव आना ज़रूरी है या फिर शहर से ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर के भी किया जा सकता है? अलग अलग ज़मीन के लिए अलग अलग फॉर्म होगा या एक ही फॉर्म में सारा डिटेल दे? कहीं पे बस गया है, बरसों से बसा हुआ है, 20, 30, 40 साल से, उसके पास उस ज़मीन का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या उन लोगों का सर्वे हो पाएगा? अगर कोई मिस कर जाता है, कोई नहीं करवा पाता है सर्वे, तो उसके लिए क्या नुकसान होगा और क्या परेशानी होगी उसको? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। बिहार सरकार के द्वारा बिहार में भूमि सर्वे का काम शुरू हो चुका है। अगर आप भूमि का सर्वे नहीं करवा पाते हैं, जो बिहार सरकार के द्वारा सर्वे शुरू हुआ है, अगर आप उससे चूक जाते हैं और भूमि का सर्वे, अपनी ज़मीन का सर्वे नहीं करवा पाते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको सिविल कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते आपके पैर के चप्पल खिंच जाएंगे। और आप लोग जो भी गांव में हैं या जो भी शहर में हैं या जो भी कहीं भी हैं, आप जहां के निवासी हैं, जहां आपकी ज़मीन है, आप अपने यहाँ जा करके आप अपना ज़मीन का सर्वे ज़रूर करवा लें। इन सभी सवालों का जवाब हम लेंगे सुमन जी से। सुमन जी जो कि अमीन है और सर्वेक्षण टीम के हिस्सा हैं। मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड के कई पंचायतों में इनको पदभार दिया गया है। कई पंचायत मिलाकर, मतलब 2, 3, 4 पंचायत मिलाकर एक अमीन बहाल किया गया है और उसमें से एक हैं सुमन जी। सुमन जी, जो सर्वे शुरू हुआ है और इस सर्वे के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, क्या क्या कागजात ज़रूरी हैं? बिहार सरकार द्वारा हम लोग को एक कार्य सौंपा गया है सर्वे का, जो कि अब इस नाम से जाना जा रहा है SS सर्वे, जिसका नाम है स्पेशल सर्वे। तो इस सर्वे में सबसे पहले जो भी लोगों का खतियान है, केवाला है, जो भी उनका रायका है, खेसरा है, चौहद्दी है, जो भी है, वो सबको मद्देनज़र रखते हुए एक सर्वे का नाम दिया गया है स्पेशल सर्वे। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये सब जो भी सर्वे है इसका हम लोग प्लॉटिंग करके अच्छे से मैपिंग बनाकर ऑनलाइन और ये एक डिजिटल के रूप में ढाला जाएगा। एक अहम सवाल है, लोगों के मन में ये सवाल है कि जब सर्वे करने की वाली टीम आएगी तो उससे पहले एक सभा होगा, लोगों को सूचना दी जाएगी, लेकिन कौन कौन से पेपर एक ज़मीन का सर्वे करवाने के लिए उस ज़मीन का कौन कौन सा पेपर होना ज़रूरी है? देखिए, ये सर्वे जो है स्टेज बाय स्टेज प्रोसेस में है, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग को जाना है, जब अपने अपने मौजे जाना है, जो भी मौजा अलॉट हुआ है वहाँ मौजा में जाना है। और सबसे पहले एक प्रपत्र संख्या 1 जिसको बोलते हैं उद्घोषणा, जहाँ हमारे एसओ सर, कानूनगो सर और मैं यानी कि अमीन जो भी हैं और क्लर्क और मुखिया, उप मुखिया, सरपंच जी और जितने भी रैयत लोग हैं, जितना भी हो सके सब लोग वहाँ पे रहेंगे। और उस उद्घोषणा में आप लोग को बताया जाएगा कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे आप लोग अपना केवाला, खतियान जो भी है, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको एक कर लें। और सबसे पहले जो सर्वे हुआ था 1890 के आसपास, उस समय पूर्वज लोग में जो भी 20 डेसिबल 30 डेसिबल का जो प्लॉट था वो अभी भी उसी तरह से, लेकिन फ़िलहाल वही 30 प्लॉट एक भाग में बटा हुआ था जिसको प्लॉट नंबर 1 है वहाँ। लेकिन अभी अगर वही 30 डेसिबल का जो प्लॉट है वही अगर दो भाई हैं तो उनको 15-15 डेसिबल में बांटा जाएगा। लेकिन अभी तो वो बटा नहीं है एक्चुअल में, तो इसलिए सबको बोला गया है रैयत लोग को कि आप अपना आरी वगैरह बाउंड्री जो है उसको फिक्स कर लें, ताकि हम लोग को आसानी हो और एक अच्छे नए रूप से हम लोग मैपिंग कर सकें। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए सर्वे के लिए? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एक रैयत के पास होना ज़रूरी है? सबसे पहले रैयत के पास उस ज़मीन का केवाला हो, रसीद हो या फिर खतियान हो, कुछ भी डॉक्यूमेंट ये सब में होगा तो वो चलेगा। और इसके लिए बहुत तरह के फॉर्म हैं, जैसे कि प्रपत्र संख्या 2 में क्या है कि इस प्रपत्र संख्या 2 में अगर आपके पास केवाला रसीद है तो आप प्रपत्र संख्या 2 भरेंगे। लेकिन अगर आपके पास खतियान है, वंशावली है, तो आप प्रपत्र संख्या 3(1) भरेंगे। और वंशावली मतलब जैसे जैसे पूर्वज हैं, वंशावली मतलब वंशानुगत चलने वाली, वंशों से मिली हुई जी, उसे वंशावली कहते हैं। तो वंशावली जो है वो ऐसे बनता है कि अभी जैसे परदादा हो गए, फिर दादाजी हो गए, फिर पिताजी हो गए, फिर हम लोग हो गए, इस तरह से हो गए। तो जो अभी जीवित हैं बस वहीं तक वंशावली बनता है।
अगर आपके पिताजी जीवित हैं तो वंशावली वहीं तक बनेगा, आपके नीचे नहीं जाएगा। पिताजी डेथ कर गए हैं तो फिर आपके नाम पे बनेगा। मेरे नाम पे बनेगा जी। वंशावली। वंशावली कौन बनाएगा और क्या उसके लिए कोई पैसे वैसे भी देना है लोगों को? नहीं, वंशावली कोई पैसा वगैरह नहीं देना है। वंशावली आप लोग एक लिखित होता है, एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भरकर सरपंच जी मुखिया जी से साइन करवा लेना है, वही आपका वंशावली हो गया। अगर मान लीजिए किसी के पास ज़मीन किसी ने ख़रीदा और उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया है, तो क्या ऐसे लोगों को कोई दिक्कत आने वाली है? देखिए, कोई भी ज़मीन का दाखिल खारिज कराने से वो श्योरिटी हो जाता है कि वो ज़मीन आपका है। इससे आपका कागज़, आपका पक्ष और ज़्यादा मजबूत है। लेकिन अगर दाखिल खारिज नहीं है तो केवाला या खतियान से भी काम चल जाएगा। केवाला या खतियान से भी। एक और अहम सवाल है, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ की ज़्यादातर आबादी शहर रहती है, गांव में नहीं रहती है, तो क्या ज़मीन का सर्वे करवाने के लिए जो लोग शहर में हैं उनको गाँव आना ज़रूरी है या फिर शहर से ऑनलाइन वेबसाइट पर जा कर के भी किया जा सकता है? देखिए, जो भी शहर में रह रहे हैं उनको गांव आना ज़रूरी है, क्योंकि वो जब गांव आएंगे तब उनको पता चलेगा कि किस तरह से सर्वे हो रहा है, इसका क्या फ़ायदा है। और जब एक बार ये सर्वे करा लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक डिजिटल सर्वे है, ऑनलाइन सर्वे है। तो आप दिल्ली भी रहिए, मुंबई भी रहिए, तो आप हमेशा देख सकते हैं कि इस भूमि के मालिक कौन है, कहाँ है, मेरा भूमि सही है या नहीं है, या फिर कोई कब्जा किए हुए, ये सब प्रोसेस जो है वो पता चलता रहेगा उससे। भूमि सर्वे से क्या फ़ायदा है लोगों को और क्यों सरकार इस पर जोर दे रही है? क्या आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, अभी आप लोग सब जानते हैं कि भूमि विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और अभी के सिचुएशन में ऐसा है कि आप देखते हैं कि एक ही भूमि को दो लोग बेच दे रहे हैं। एक्चुअल में पता नहीं चल पा रहा है कि इस भूमि का एक्चुअल में कौन मालिक है, किनका ये भूमि है। तो इसके लिए सरकार ये चाहती है कि आपका भूमि एक नए सिरे से एक सर्वे के अकॉर्डिंग इसको अच्छे से मैपिंग प्लान किया जाए और इसको ऑनलाइन चढ़ाया जाए, जहाँ अगर आपको सपोज नरसाम गांव है, नरसाम पंचायत है, तो अगर यहाँ आपको ज़मीन लेना है, अगर किन्हीं का ज़मीन लेना है, तो आप उनका नाम सर्च कर आप देख सकते हैं कि यहाँ किनका ज़मीन है, किनके नाम पे है, वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ रहेगा। तो आप डायरेक्ट उस ज़मीन के मालिक से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, जिससे आपको सुविधा होगा। बीच में कोई ब्रोकर वगैरह ऐसा कुछ रहेगा नहीं। एक्चुअल में आप जब मालिक से संपर्क कीजिएगा तो सही दाम, सही रुपये में आपको मिलेगा और आगे विवाद की भी कोई समस्या नहीं रहेगी। तो सर्वे करवाएंगे लोग, उसको फॉर्म कहाँ से उपलब्ध होगा और कौन सा फॉर्म उनको भरना होगा, फॉर्म में क्या क्या डिटेल भरना होगा, उसके बारे में आप ज़रा बता दें। ये काम रैयत का है, और रैयत का एक काम ये और है कि वो प्रपत्र संख्या 2 भरें, जिसको बोला जाता है स्वघोषणा। वो प्रपत्र संख्या 2 में जो भी फॉर्म है उसको भरे, उसमें वो अपना विवरण दे और साथ ही साथ अपने खतियान केवाला का विवरण दे, और उसमें जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट है वो अटैच करें। और उसी तरह से एक और है प्रपत्र संख्या 3(1). अगर सिर्फ केवाला है तो पहले भी बताया गया था, अगर सिर्फ केवाला है तो प्रपत्र संख्या 2 भरें। अगर केवाला है, खतियान है या वंशावली है तो आप प्रपत्र संख्या 3(1) भरें। इसके बेसिस पे फिर हम लोग आएंगे, उसका जांच करेंगे, फिर आपको एक डेट दिया जाएगा, उस डेट में फिर आपका सर्वेइंग का काम स्टार्ट होगा। तो प्रपत्र संख्या 2 जो भरेंगे, जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे ज़मीन के बारे में, तो क्या अलग अलग ज़मीन के लिए अलग अलग फॉर्म होगा या एक ही फॉर्म में सारा डिटेल देना है? नहीं, एक ही फॉर्म में आपको पूरा देना है डिटेल। ऐसा नहीं है कि 30 डेसिबल या 40 डेसिबल का आपका प्लॉट है तो सिर्फ उसी के बारे में जानकारी दीजिए। नहीं, आपके पास जितना ज़मीन है, सारी ज़मीन का आपको जानकारी देना है और साथ ही साथ उसका केवाला भी लगाना है। अगर कोई ऐसा है, कोई गरीब लोग जो कहीं पे बस गया है, बरसों से बसा हुआ है, 20, 30, 40 साल से, उसके पास उस ज़मीन का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या उन लोगों का सर्वे हो पाएगा? अगर देखिए, सबसे पहला बात है कि कागजात बहुत लोग के पास नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप अगर 20 साल 30 साल से कोई प्लॉट पे अगर खेती कर रहे हैं तो आस पड़ोस के लोग ये सिक्योरिटी ज़रूर देंगे कि हाँ ये खेत इनका है। और दूसरा बात है कि आपके पड़ोसी के पास कागज़ होगा, उनके पास कागज़ होगा, तो कहीं ना कहीं इधर उधर से आप चेक कीजिएगा तो वो प्लॉट निकल के आएगा। और वहाँ से आप लोग, अभी थोड़ा समय है, 10 दिन 12 दिन समय है, तो उसमें आप चाहेंगे तो अपना जो भी डॉक्यूमेंट है कुछ ना कुछ आप अरेंज कर पाएंगे, जिससे कि हम लोग भी हेल्प होगा थोड़ा, और आप लोग का भी जो भी कागज़ वगैरह है वो जहाँ तक कि हम लोग सोचेंगे कि उसको अच्छे तरह से बनाया जाए। अगर कोई मिस कर जाता है, कोई नहीं करवा पाता है सर्वे, तो उसके लिए क्या नुकसान होगा और क्या परेशानी होगी उसको? देखिए, सबसे पहले जब हम लोग सर्वेइंग करते हैं तो रैयत द्वारा भी उनको 3 मौका मिलता है, ताकि वो इसके अगेंस्ट, अगर जैसे कि कोई भी सर्वेइंग किए हैं, कोई भी प्लॉटिंग किए हैं, अगर वो उससे खुश नहीं हैं तो उनको 3 मौका दिया जाता है कि आप
चैलेंज कीजिए, फिर हम लोग आकर ग्राउंड स्तर पे आकर हम लोग फिर से चेकअप करेंगे। इसके लिए आपको प्रपत्र संख्या 7, प्रपत्र संख्या 14 और प्रपत्र संख्या 21 है। ये अगर 3 किसी के साथ गलती होती है तो जी। और वैसे रैयत जो कि सर्वेइंग कराएंगे नहीं और हो सकता है उनका ज़मीन इधर से उधर हो जाए, तो फिर अंतिम में जब सर्वेइंग पूरा कार्य पूर्ण हो जाएगा तो वो कोर्ट कचहरी का चक्कर काटेंगे, उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, परेशानी ही बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी। इसलिए उन लोग को भी सर्वेइंग कराना चाहिए। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो सर्वे का काम बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है वह इतना ज़रूरी है, इसलिए बन जाता है कि अगर आप अपनी ज़मीन का सर्वे नहीं करवा पाते हैं तो बाद में आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा और उसके लिए आपको परेशानी होगी, पैसे खर्च होंगे। तो अभी सर्वे शुरू हुआ है, उसमें जो भी क्षेत्र के लोग हैं, बिस्फी के लोग हैं, मधुबनी के लोग हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने ज़मीन का सर्वे ज़रूर करवाएं। अगर आपको किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के अगर आपको कोई टेंशन है या कुछ उलझन है या कुछ कन्फ्यूज़न है तो आपके पंचायत में एक अमीन बहाल किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। उस अमीन से आप मिले और वो अमीन आपकी सारी परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे। क्या ये अमीन ये काम करेंगे? जी जी ज़रूर। और एक और चीज़ समझना चाहेंगे, जो फॉर्म आप बोल रहे हैं, फॉर्म 2 सेल्फ डिक्लेरेशन, फॉर्म 3(1), वो फॉर्म कहाँ मिलेगा? क्या CSC सेंटर पे मिलेगा या फिर ऑनलाइन मिलेगा या फिर जो अमीन आते हैं वो फॉर्म देंगे? फॉर्म कहाँ मिलेगा? देखिए, जो भी फॉर्म है ये जो हम बोल रहे थे, प्रपत्र संख्या 2, 3, 1, ये सब, ये आपको क्रोम पे सर्च कीजिएगा DLRS, तो इस वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं गांव में जो कि मोबाइल वगैरह उतना ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं हैं, तो उस बेसिस पे आपके अमीन साहब जो भी हैं वो आपको फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। नहीं तो आप शिविर से भी ASO साहब से ले सकते हैं, कहीं भी मिल जाएगा। बिस्फी प्रखंड में शिविर कहाँ लगा हुआ है? बिस्फी प्रखंड में जो शिविर है वो आपका नूरचक में पंचायत भवन में लगा हुआ है। नूरचक सरकार पंचायत भवन नूरचक, जो कि धजबा के पास है, वहाँ पे पंचायत भवन है। और अगर आपको फॉर्म चाहिए, अगर आपके अमीन के पास फॉर्म नहीं है या आप फॉर्म लेना चाहते हैं तो आप शिविर में भी जा सकते हैं, या अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप शिविर में भी जाकर जानकारी ले सकते हैं। ये थे सुमन जी जो कि अमीन बहाल हुए हैं। इनके अंदर में 3 से 4 पंचायत है, 3 से 4 पंचायत है और इस प्रकार से बिस्फी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के लिए अलग अलग अमीन को बहाल किया गया है। लेकिन आप ध्यान दें सर्वे के ऊपर और अपने ज़मीन का सर्वे ज़रूर करवा लें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।